वेलकम बैक। अच्छा जी, सो ब्रेन राइटिंग के अंदर आई वाज टेलिंग यू कि ब्रेन राइटिंग के अंदर हम वो आइडियाज, दूसरों के आइडियाज ये इन्फ्लुएंस हुए बगैर हम अपने आइडियाज को नोट डाउन कर सकते हैं। बट अगेन पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, ये याद रखिएगा। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं, मतलब जो पीएमआई का जो मेन थीम है ना, वो जेहन में रखेंगे तो आपके लिए टूल्स टेक्निक समझ आ जाएगी। आपको आपको मैंने बताया था कि 260 प्लस जो है ना टूल्स टेक्निक्स ऐसे हैं जो पीएमआई ने या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स में उनको इकट्ठा कर दिया गया है। अब डेटा गैदरिंग अगर मुझे करनी है ना, तो डेटा गैदरिंग के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। मसलन मैं इंटरव्यू भी कर सकता हूँ डेटा गैदर करने के लिए, मैं सर्वे भी कर सकता हूँ डेटा गैदर करने के लिए, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग या ब्रेन राइटिंग भी कर सकता हूँ डेटा गैदर करने के लिए एंड सो ऑन। तो बेसिकली डेटा कौन सा है, ये डिपेंड करता है मैं किस प्रोसेस में वो यूज कर रहा हूँ। अगर तो मैं कलेक्ट रिक्वायरमेंट में यही प्रोसेस, यही टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या डाटा गैदर कर रहा हूँ? मैं रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहा हूँ। अगर मैं रिस्क आइडेंटिफाई, रिस्क के अंदर ये काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या डाटा कर रहा हूँ? मैं रिस्क को इकट्ठा कर रहा हूँ, गैदर कर रहा हूँ या रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और अभी अभी मैं स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टेक होल्डर से रिलेटेड जो है वो मैं यहाँ पे डाटा गैदर कर रहा हूँ। सो मेन थीम आप याद रखेंगे तो वो टूल एंड टेक्निक भी आपको खुद ही समझ आ जाएगी। वो इनफैक्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाती है उस केस में। अच्छा, अब आपको पता है कि मुझे आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में काम क्या क्या करने हैं। अगर मैं आपको कहूं, अभी तक जो हमने पढ़ा आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर के अंदर हमने कोशिश करनी है कि स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई कर ले। नंबर टू, हम उनकी कुछ चीजों का एनालिसिस करें, लाइक उस स्टेक होल्डर का पावर कितनी है, उस स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस स्टेक होल्डर की लेट्स से कौन सी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज उसके पास है, उस स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस क्या है, उस स्टेक होल्डर का एटीट्यूड एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो अब मैंने उस स्टेक होल्डर का एनालिसिस करना है, हर स्टेक होल्डर का। सो मैं स्टेक होल्डर एनालिसिस के थ्रू ये काम करूंगा जिसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स, उनके एक्सपेक्टेशंस और वो उनको मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे स्टेक होल्डर्स के, जब मैं कहता हूँ स्टेक होल्डर तो इसका मतलब उसका प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ स्टेक है। वो डिफरेंट स्टेक्स क्या क्या है एनालिसिस कर रहा हूँ। कुछ स्टेक होल्डर्स का ओनरशिप का स्टेक होता है। ठीक है, मसल अभी हमने कहा कि एक एक्सप्रेस वे बननी है और उस एक्सप्रेस वे के ऊपर जहां से वो गुजर रही है वहां मेरी जमीन है। तो अब यहाँ पे इनका इंटरेस्ट जाहिर है वो ओनरशिप शिफ्ट होगी यहाँ से गवर्नमेंट को देगी या जो भी रोड अथॉरिटी बना रही है। नॉलेज, अब अगर आपके स्टेक होल्डर, आपकी कोई एक्सपर्टीज है, आपसे उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर आपका कुछ इनपुट चाहिए, तो आपका स्टेक जो है ना वो बेसिकली ये नॉलेज का। उसके बाद है राइट्स। समटाइम्स ये होता है कि जी अगर यहाँ पे फैक्ट्री बनी, अगर यहाँ पे ये रोड बनी, इससे आवाम जो इर्द गिर्द है उनके कुछ बेसिक राइट्स हैं वो तल्फ होते हैं, उनको स्मोक या एनवायरनमेंट के कोई इश्यूज होते हैं। या फिर आप कहते हो कि यार इस प्रोजेक्ट के ऊपर हर मजदूर, हर बंदे का जो काम कर रहा है उसकी कुछ सेफ्टी से रिलेटेड कुछ राइट्स हैं। तो ये आपके राइट्स से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स। तो आप इसी से आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो है वो भी आप आइडेंटिफाई करते हो। फिर आप देखते हो इंटरेस्ट जो है वो क्या है स्टेक होल्डर का। यहाँ पे एग्जांपल बड़ी अच्छी लिखी हुई थी कि आपका लेट्स से कोई एक कम्युनिटी के अंदर कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई एडिशनल रोड बन रहा है, उस एडिशनल ट्रैफिक की वजह से आपको ज़ाहिर है पार्किंग की फैसिलिटी भी बड़ी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर रश ज्यादा हो जाएगा, सॉरी आपके नेबरहुड में रश ज्यादा होगा। तो आपने ये जरूर, मतलब ये कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे जिनका इंटरेस्ट रिलेटेड स्टेक होगा। फिर कंट्रीब्यूशन रिलेटेड स्टेक भी हो सकता है। वो क्या है कि जी मेरे जैसे मैंने कहा कि एक रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, और फंक्शनल मैनेजर्स कह लें या रिसोर्स मैनेजर्स, जिन्होंने रिसोर्सेज मुझे देनी है। अब वो रिसोर्स इधर भी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है और उनके वही रिसोर्स उनके डिपार्टमेंट में उस रिसोर्स मैनेजर के फंक्शनल डिपार्टमेंट में काम कर रही है। तो अगर ये फंक्शनल डिपार्टमेंट या रिसोर्स मैनेजर ये समझता है कि जब वो टाइम प्रोजेक्ट को देगा तो मेरा काम नहीं होगा या सो ऑन,
तो इस केस में ज़ाहिर है उनका भी, उस रिसोर्स मैनेजर का भी एक स्टेक होगा। मुझे कुछ टाइमली उसको बताना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा कि यार मैं इस स्टेक होल्डर से ये रिसोर्स या इस फंक्शन मैनेजर से ये रिसोर्स कैसे ले दूँ। और भी बहुत सारी होती हैं, ये कुछ एग्जांपल्स डेटा के अंदर लिखी हुई हैं, तो आई जस्ट वांटेड कि एक दफ़ा हम उनको गो थ्रू कर लें। बट स्टेक होल्डर की जो बेसिक डेफिनेशन अगर माइंड में रखेंगे, हर वो शख्स, इदारा, इंडिविजुअल जो मेरे प्रोजेक्ट से या उसके आउटकम से इफेक्ट हो सकता हो या इफेक्ट कर सकता हो, चाहे वो इफेक्ट पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिव, वो स्टेक होल्डर कहलाएगा। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट एनालिसिस बेसिकली एक बड़ी टेक्निक है जिसको आप डाटा एनालिसिस कहते हैं। अब डाटा एनालिसिस के अंदर फर्दर एक मतलब ऑल्टरनेटिव एनालिसिस भी है, और वो भी, तो एक है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस ये है कि मैं अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दूं, मसलन मैं कहता हूँ ये आपका चार्टर है, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, लेट्स से ये आपका कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान है, ये रिस्क रजिस्टर है, ये बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान है, ये बिजनेस केस है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है, इनको देख के फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर से स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करें। तो प्रोजेक्ट के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो? मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चार्टर के अंदर लिखा हुआ है कि लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज टू प्रोवाइड नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्स टू दिस द प्रोजेक्ट, चार्टर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर must coordinate with the procurement manager to procure different project items or materials needed on the project। तो अब ये जो नाम लिखे हैं बेसिकली स्टेक होल्डर है। तो मैं जब डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा तो मुझे अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार ये स्टेक होल्डर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करूंगा। मैं इसी तरह डिफरेंट, जैसे मैंने चार्टर को कहा, इसी तरह लेसन लर्न को आप अभी तक जो है स्टेक होल्डर से रिलेटेड, या लास्ट टाइम हमसे वो स्टेक होल्डर मिस हो गया था, इस किस्म को लेसन लर्न है, या ओपीएस के अंदर कोई हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, वहां पे हमें स्टेक होल्डर में, तो हमें कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट पढ़ के हम स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अब मेरे पास आ जाती है स्टेक होल्डर मैपिंग। मैपिंग मैंने अभी आपको बताया था कि हम जब स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट ये चीज़ें पढ़ लेते हैं या उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनका एनालिसिस कर लेते हैं कि यार ये स्टेक होल्डर जो है ना, उसका इंटरेस्ट कितना है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, उसकी अथॉरिटी लेवल ये है। नाउ आई वुड लाइक कि यार मैं इन स्टेक होल्डर्स को क्लासिफाई कर लूँ। क्लासिफाई करने का फायदा ये होता है कि मैं उस पूरे ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स को, जिनकी लेट्स से सिमिलर पावर, सिमिलर अथॉरिटी ऑलमोस्ट होती है, या एक खास तरह की अथॉरिटी या पावर होती है, उनको मैं इकट्ठा ग्रुप कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इस टाइप के स्टेक होल्डर को मैं इस तरह एंगेज रखूंगा, इस टाइप के स्टेक होल्डर को मैं इस तरह एंगेज रखूंगा। सो आपके पास स्ट्रेटेजी बनाने की या उनका एंगेजमेंट प्लान बनाने का काम जो है ना वो आसान हो जाता है। अच्छा, अब वो जो क्लासिफिकेशन हो रही है या ये जो मैपिंग के थ्रू हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल है। मैं उनमें से कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सारी की सारी शायद बुक के अंदर उस तरह नहीं है, बट पिम्बॉक गाइड के अंदर तो है, लेकिन डेटा के अंदर शायद इतनी डिटेल में ना हो। बट लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। पहली बात यह है कि मैं कोई पावर इंटरेस्ट की बेस पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पावर से क्या मुराद है, यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस। पावर है किसी की लेवल ऑफ अथॉरिटी, वो क्या, ठीक है। मसलन सीडीए की क्या लेवल ऑफ अथॉरिटी है, टॉप मैनेजमेंट की क्या है, जिस बैंक ने मुझे पैसा करना है उसकी अथॉरिटी कितनी है, जो स्पॉन्सर है जिसे मुझे चीजें देनी है उसकी अथॉरिटी क्या है। सो आई शुड बी क्लियर अबाउट दैट। एक स्टेक होल्डर है, उसकी पावर क्या है, कोर्ट की क्या है, एंड सो ऑन। दूसरा उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे वर्ड लिखा तो हुआ लेवल ऑफ कंसर्न, बट आप किसी को किसी हद तक ये कह सकते हो कि वो जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं उसके अंदर उसका कितना कंसर्न, ठीक है। इज दैट स्टेक होल्डर कंसर्न अबाउट द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट और नॉट। अच्छा, अब एक ये मेथड मैं भी आपको बताता हूँ कि ये मैपिंग करते कैसे हैं, ये इस ग्रिड का यूज कैसे होता है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा बहुत सारों ने, लेकिन ज़ाहिर उनके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, आई वुड लाइक टू हाईलाइट। लेकिन पावर और इंटरेस्ट की मैपिंग कैसे होती है, फिर इसी के डिफरेंट वर्जन्स भी हैं। एक है पावर एंड इन्फ्लुएंस। पावर एंड इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा पावर का मतलब लेवल ऑफ अथॉरिटी है, इन्फ्लुएंस का मतलब है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी तरह इम्पैक्ट वर्सेस इन्फ्लुएंस। इम्पैक्ट का मतलब है एबिलिटी टू अफेक्ट चेंजेस टू प्लानिंग या एग्जीक्यूशन। आप प्रोजेक्ट के प्लान के अंदर कितनी चेंजेस करवा सकते हैं, जिस अंदाज में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसको आप किस तरह इफेक्ट कर सकते हो, ये आता है आपके पास इम्पैक्ट। ठीक है, तो पावर की जगह को वर्ड इम्पैक्ट यूज करता है, बाज दफा आप इन्फ्लुएंस के साथ कर देते हो, बाज जगह पावर और इंटरेस्ट को कर देते हो, डिपेंड करता है कि आपको क्लासिफाई करने का मकसद क्या है।
अच्छा, अब ये आपके सामने पावर इंटरेस्ट ग्रिड है, और जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि इंटरेस्ट अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरा बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता स्टेक होल्डर का, और यहाँ पे पावर स्टेक होल्डर की बढ़ रही है, लेकिन इंटरेस्ट के अंदर क्या है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कंसर्न कंसर्न अबाउट द डिटेल्स ऑफ द, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अच्छा खैर, तो अगर एक स्टेक होल्डर है, उसका डिटेल्स में कंसर्न नहीं है, यहाँ पे हम कहते हैं या लो है, और साथ में उसकी पावर भी लो है, तो ऐसे स्टेक होल्डर को मैं को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करूंगा, आई विल जस्ट मॉनिटर दैट स्टेक होल्डर, मैं उसके उसमें नजर जरूर रखूंगा। और नजर रखने का मकसद ये है कि यार ऐसा ना हो कि किसी स्टेज पे उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए या उसकी पावर ऊपर छोड़े या बढ़ जाए, जहां पे भी ये चीज होने लगे कि जाहिर है फिर मैं उसको अकॉर्डिंगली अपनी एंगेजमेंट का प्लान चेंज करूंगा। एक और स्टेक होल्डर है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उस तरह आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स में ही और शी इज नॉट कंसर्न, जैसे टॉप मैनेजमेंट जनरली होती है, पावरफुल होती है वो, लेकिन दे डोंट वांट कि यार आप जो है ना हमें माइन्यूट डिटेल्स ही बताएं। तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को मैं सेटिस्फाई रखने की कोशिश करूंगा थ्रू मैक्रो लेवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, मैं उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बताऊंगा, और ये जनरली उस वक्त तक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते जब तक उनका कोई प्रॉब्लम उनके सामने ना आ जाए। अगर मैं प्रॉब्लम्स जो है ना क्रिएट करूंगा उनके लिए, तो फिर वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, उसी वक्त वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंगेज होना शुरू हो जाएंगे, और ज़्यादा पावरफुल तो वो होते ही है, तो वहां से वो जंप करके बेसिकली इधर आ जाएंगे जहाँ पे पावर भी ज्यादा है और उनकी इंटरेस्ट भी ज्यादा होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार उनको सेटिस्फाई रखो ताकि वो सुकून में रहे, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेक होल्डर्स वो हैं जिनकी पावर भी ज्यादा है और उनका इंटरेस्ट भी ज्यादा है, जैसे कस्टमर है, कस्टमर की बड़ी से है या आपका वो है स्पॉन्सर है, तो वो ऑब्वियसली ही और शी वुड लाइक टू नो मे बी टू सम एक्सटेंट एक सफिशिएंट हद तक डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को हम क्लोजली मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एंड वी वांट कि यार कोई मसला हो, तो ये मैक्रो लेवल पे था जहाँ पे हमने कीप सेटिस्फाइड रखा, और यहाँ पे हम बाज दफा माइक्रो लेवल पे भी उनके साथ एंगेज हो जाते हैं। एक और है जो स्टेक होल्डर, उनका इंटरेस्ट तो बहुत है, खबरों में वो सुनते जरूर है लेकिन कर कुछ नहीं सकते, पावर नहीं है। अवामुन नास, जनरल पब्लिक को आई वुड जस्ट कीप देम इन्फॉर्म्ड, इतनी प्रोग्रेस हो गई खबरों में बता दिया तो हो गया, मैं अब वो बेचारे क्योंकि कर कुछ नहीं सकते तो बस वो सुन सकते हैं, आई जस्ट इन्फॉर्म देम, ठीक है जी। सो ये पावर इंटरेस्ट गेट है, इसी तरह इसके डिफरेंट वेरिएंट्स है जो हम पीछे देख रहे हैं, बताएं। एक और मेथड है सेनियस मॉडल के नाम से, और ये सेनियस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं कि तीन चीजों को मैप करते हैं। एक है अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब है कोई स्टेक होल्डर कितना इमीडिएट अटेंशन मुझसे मांगता है, ठीक है। मसलन ये अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ना घूमते फिरते लोकल एसएचओ या उसके कोई सिपाही लोकल थाने से वो घूमते फिरते ऐसे ही आ गए हैं, हाँ जी क्या हो रहा है, या सीडीए के कुछ लोग घूमते फिरते आ गए हैं, या मीडिया के कुछ पर्सन आ गए, ये वो लोग हैं जो मे बी उनकी लेजिटिमेट पावर तो ना हो, मतलब ऑफिशियल उनका कोई लेना देना नहीं है, बट दे वुड लाइक टू सीक योर इमीडिएट अटेंशन, उनको मैंने लिफ्ट ना कराई तो दे मे बी प्रॉब्लमेटिक ऑन माय प्रोजेक्ट, तो उनकी इमीडिएट अटेंशन की नीड कितनी है, अथॉरिटी लेवल या एबिलिटी टू इम्पोज देयर विल मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन ये जो अथॉरिटी लेवल की बात है वो लेजिटिमेट पावर की बात हो रही है, याद रखिएगा, ऑल्दो लेजिटिमेसी अलग से एक वर्ड है, लेकिन लेजिटिमेट का मतलब कि वाकई ही मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर उनका कोई ऐसा रोल है या उनका प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऐसा स्टेटस है कि वो अपनी मेरे प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर अथॉरिटी लेवल, वो अपनी अपनी डिजायर इम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कस्टमर का कहूँ तो उसकी बड़ी पावर है, कस्टमर जो चाहेगा वो करवाएगा, ज़ाहिर है उसको पैसा देना मुझे, ठीक है, तो एक हद तक अपनी विल जो है वो इम्पोज कर सकता है। अच्छा, अब लेजिटिमेसी से मुराद यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर वो ये है कि आप किस हद तक जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी मुनासिब है। अगर तो वो मुनासिब मतलब कहेंगे, मैं ये कहूँ कि वो गैर मुनासिब है, जोर से ज्यादा है या जोर से कम है, तो मैं ये कहूँगा कि यार ये जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है ये लेजिटिमेट नहीं है, ठीक है। सो लेजिटिमेसी, अर्जेंसी एंड पावर, ये तीन चीजें हैं जिस पे आपका ये सेल्स मॉडल बनता है। सो ये आपके सामने है। एक तो वो एरिया है जो स्टेक होल्डर से बाहर है, लाइक
जो जिन लोगों के पास पावर भी नहीं है, जो अर्जेंसी भी नहीं है उनको कोई, और वो लेजिटिमेसी भी नहीं है, ये सारे, अगर ये तीनों चीजें नहीं है, इससे बाहर बाहर कोई है, तो वो स्टेक होल्डर नहीं है, ये याद रखिए। अब जो स्टेक होल्डर है वो इन्हीं सर्कल्स के अंदर कहीं फॉल करते हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स वो होंगे जो बेसिकली यहाँ पे आते हैं, कोर कैटेगरी में आते हैं। कोर से मुराद क्या है? कोर से मुराद ये है कि उनके पास वो पावर भी है, नंबर वन, और वो अर्जेंसी भी है। एंड देन मतलब वो अगर कोई बात कहे तो आई वुड लुक इनटू दैट कि भाई ये क्या कह रहे हैं। कस्टमर जैसे कहेगा मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगा, या उसको 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 वेट नहीं कराऊंगा। इसी तरह उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो लेजिटिमेट भी है। ठीक है। सो ये आते हैं कोर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो प्रोजेक्ट के ऊपर वो स्टेक होल्डर है जो इन तीनों चीजों के हामिल है, पावर, अर्जेंसी एंड लेजिटिमेसी। इनको मैं बड़ी फोकस्ड अटेंशन के साथ डील करूंगा, और मैं इनकी क्लोज मैनेजमेंट करूंगा। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उसको हमने कीप देम सेटिस्फाइड एक था, और एक हमने कहा था क्लोजली मैनेज। तो ये उस कैटेगरी के होगा। उसके बाद कुछ है डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मुराद क्या है? कि वो पावर और लेजिटिमेट इन्वॉल्वमेंट दोनों है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोई अर्जेंसी सीकर नहीं है, अर्जेंट अटेंशन सीकर नहीं है, अननेसेसरी अटेंशन नहीं मांगते। रादर वो जो बात आपको कहेंगे ना, उनको भी आपने, लेट्स से वो आपको कहते हैं कि यार फलां चीज की इंफॉर्मेशन भेज दो, फलां रिपोर्ट भेज दो, डील विद देम विद फोकस्ड अटेंशन। बहुत पावरफुल लोग हैं, आपके प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे, वो कर सकते हैं। ठीक है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि सीडीए है, उसे एनओसी लेना है, या उसने आके देखना है, या मैप अप्रूव कराना है, तो जाहिर है वो पावरफुल है, यस। और उनकी इन्वॉल्वमेंट अर्ली स्टेजेस पे वो लेजिटिमेट भी है। आई नीड टू, यू नो, जब तक वो अप्रूवल हो नहीं जाता, प्रोजेक्ट का काम का गो एड नहीं मिलता, दे वुड बी डोमिनेटिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डेंजरस। डेंजरस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये वो लोग हैं जो पावर है उनके पास, नंबर वन, नंबर टू, अर्जेंसी भी है, अटेंशन सीकर भी है। इनको लिफ्ट नहीं कराए तो ये फौरन जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर कोई, मतलब, लेजिटिमेट नहीं है वो। ठीक है। मसलन पुलिस वाला, मैं कह रहा हूँ, वो घूमता फिरता आ गया, कोई कस्टम वाला आ गया, कोई टैक्स डिपार्टमेंट वाला आ गया। ये जो घूमते फिरते आ रहे हैं, इनकी पावर है, यस है, और अर्जेंसी भी है। ठीक है। तो इन लोगों को हम कहते हैं कि यार ये डेंजरस है, इनकी नर्सेस वॉल्यूम ज्यादा है, पोटेंशियली ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो ऐसे को आप जरा एहतियात से, यू नो, मैनेज करें, और उनको सेटिस्फाई जरूर रखें। ठीक है। और वो सेटिस्फाई रखने से मुराद ये है कि उनको आप मुतमिन करके वापस भेजिएगा। अच्छा, उसके बाद है डिपेंडेंट। ये एग्जैक्टली वो लोग हैं जो जैसे हमने कहा था कि उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है जनरल पब्लिक का, लेकिन उनकी पावर कोई नहीं होती। तो हम उन्हें जो बताते हैं वो अपने आप को उसी के साथ अलाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे लोगों को हम कीप देम इन्फॉर्म, सीधी सी बात है, आप उनको अपडेट जरूर रखते हैं कम से कम। अच्छा, और ये मेरे पास आ गए डिपेंडेंट में, जिनको आप कहते हो कि यार उनकी अर्जेंसी भी है, दे आर कंसर्न, और उनकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जायज है, यस, लेकिन उनके पास क्योंकि पावर नहीं है, तो हम उनको इसी लेवल पर रखते हैं। फिर आता है ये लेटेंट एंड डिस्क्रिशनरी। लेटेंट एंड डिस्क्रिशनरी कौन से हैं? जिनके पास सिर्फ पावर है, या जिनके पास, जिनकी इन्वॉल्वमेंट जस्टिफाइड है, वो दोनों लेजिटिमेट में आते हैं, या लेटेंट एंड सॉरी, इसमें आता है डिस्कशन में। ये दे आर फ्रेंड्स ऑफ द प्रोडक्ट, दे आर गुड स्टेक होल्डर्स। ठीक है। और ये सिर्फ उस वक्त इन्वॉल्व होते हैं जब कोई प्रॉब्लम आता है। मसलन बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, और टॉप मैनेजमेंट वाले लोग, इन्वॉल्वमेंट उनकी होती ही नहीं है ऑलमोस्ट, बस उनको प्रोग्रेस सही जानी चाहिए। हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट उनका दबाना शुरू करेंगे तो फिर आपको वो नीचे फोन करना शुरू करेंगे, और लोग वो पूछना शुरू करेंगे। इसी तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर है मुनासिब हद तक, तो अगेन जैसे स्पॉन्सर है, ठीक है, वो, उसका कंसर्न बिल्कुल जायज है, उसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जायज है। तो ये लोग बेसिकली आपके पास गुड स्टेक होल्डर्स है, फ्रेंड्स ऑफ द प्रोजेक्ट है। इनको आप मैक्रो लेवल पे रेगुलर स्टेटस रिपोर्ट जरूर भेजें। एंड देन डिमांडिंग है, ये वो है जो इमीडिएट अटेंशन सीकर है। जैसे मैंने कहा कि वो मीडिया वाले लोग आ जाएंगे, आपके पास घूमते फिरते आ जाएंगे। ऐसे लोगों को आप जरूर चाहे पानी पिला के भेज दें, लेकिन इनको एहतियात से डील करें जरा। अब डील करने से मुराद अननेसेसरी डील ना करें, इनको आप बस नजर में रखें।
जब तक कि अगर ये इन्वॉल्व होना शुरू हो गए तो ये डेंजरस कैटेगरी में चले जाएंगे फिर, ठीक है। और वहां पे ये फिर आपको इनको मैनेज भी करना पड़ेगा। सो ये एक कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन का एक मेथड ये भी है, कुछ लोग ये भी यूज करते हैं। एक और है जो जिसको आप स्टेक होल्डर क्यूब कहते हैं, और स्टेक होल्डर क्यूब के अंदर ना तीन चीजें, इंटरेस्ट, पावर एंड एटीट्यूड। अब इंटरेस्ट की दो एक्सट्रीम्स वो मतलब इसमें आप यूज करते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक है एक्टिव, एक है पैसिव। इंटरेस्ट के दो कैटेगरीज में उसने किया हुआ, या दो एक्सट्रीम बताई, इसी तरह पावर, इसी तरह एटीट्यूड। सो अब हम देखते हैं कि ये बनता किस तरह से। हमारे पास ये डिफरेंट क्यूब्स आप कह लें। यहाँ पे ये वाला जो है जिसका नेगेटिव सॉरी पैसिव इंटरेस्ट है। पैसिव इंटरेस्ट का मतलब है वो इंटरेस्ट वाइज बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है यहाँ पे, और उनकी जो पावर है दैट इज इनसिग्निफिकेंट, एंड ये ब्लॉकर है। इनका जो एटीट्यूड है दैट इज ब्लॉकिंग, दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, ये है बेसिकली इनसिग्निफिकेंट पैसिव ब्लॉकर का। तो मींस ये है ब्लॉकर, लेकिन ना इसके पास पावर है और ना कोई एक्टिवली ये इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे को मैं ये चाहूंगा कि या तो मैं किसी तरह इसको पॉजिटिव वे में ले आऊं, और अगर ये पॉजिटिव नहीं आ सकता तो मैं इस पर नजर जरूर रखूंगा। अभी ये पैसिव है, एक्टिव हो गया तो फिर क्या होगा। जबकि ये वाला जो ब्लॉक है ये बेसिकली इनसिग्निफिकेंट है, गैर इम्पोर्टेंट को बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और दूसरा एक्टिव है और ब्लॉकर है, ठीक है। लेकिन उसके चिकन दाड़ने से, रोला शोला मचाने से मुझे कुछ ज्यादा इफेक्ट शायद ना हो। अगेन इनको मैं किसी और तरह डील करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास इन्फ्लुएंशियल है, मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड पैसिव है और ब्लॉकर है। और यहाँ पे मेरे पास इन्फ्लुएंशियल है, पैसिव है, टैकर है, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है। इनको मैं कैश करने की कोशिश करूंगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि डिफरेंट सिनेरियोज है, हम पढ़ेंगे कि अगर एक स्टेक होल्डर है वो नेगेटिव है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको कैसे डील करना है। एक स्टेक होल्डर है वो सपोर्टर है, तो कैसे डील करना है। एक और स्टेक होल्डर है वो सपोर्टर है लेकिन एक्टिव नहीं है, उसको कैसे डील करना है। लेकिन आपको फिलहाल जो है ना वो स्टेक होल्डर क्यूब बताना मकसद है कि ये हम मैपिंग का एक मेथड ये भी यूज करते हैं। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन मेथड है। इसके अलावा हम ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शंस एज वेल। डायरेक्शन से मुराद क्या है, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ऊपर सीनियर मैनेजमेंट है, स्पॉन्सर है, स्टीयरिंग कमेटी या कोई, ये बेसिकली अपवर्ड है, स्टेक होल्डर्स हैं जो अपवर्ड है मेरे। इसी तरह डाउनवर्ड कौन से हैं, जो मेरे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं या टीम मेंबर्स हैं जो मेरे साथ प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ देर के लिए, वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर से नीचे है। देन आउटवर्ड कौन से हैं, जो यहाँ पे आप देखें सप्लाईज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक एंड यूजर्स, ये सारे के सारा जनरली मेरे प्रोजेक्ट टीम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन से। एंड यूजर्स बाज दफा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, बट ये आउटवर्ड है। साइडवर्ड कौन से हैं, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स मेरे ही प्रोजेक्ट के ऊपर या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक ग्रुपिंग का मेथड हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम ये स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो मुझे मिलता क्या है, मुझे मिलता है एक स्टेक होल्डर रजिस्टर। पहली बात तो ये, इस स्टेक होल्डर रजिस्टर में क्या होता है हम थोड़ी देर में करते हैं बात, मतलब इस पे। लेकिन चेंज रिक्वेस्ट भी होती है। अगर आप यहाँ पे देखें कि मैं अभी इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में हूँ। इनिशिएटिंग के अंदर एक मैंने किया डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सी चेंज रिक्वेस्ट आ गई। चेंज रिक्वेस्ट तो तब आती है ना जब आप प्लानिंग कर लेते हो, प्लान पूरा फाइनल हो जाता है, बेस लाइन्स बन जाती है, सिग्नेचर हो जाते हैं, तो अब मैं कहता हूँ कि यार अब मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में चला गया। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मुझे प्लान के अंदर, बेस लाइन्स के अंदर कुछ चेंजेस या डॉक्यूमेंट्स के अंदर करनी पड़े तो मैं चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करूंगा। यहाँ पे तो प्लान ही फाइनल हुआ, तो चेंज रिक्वेस्ट कहाँ से आ गई जी। तो जल्दी जल्दी कुछ सोचें। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रोक्योरमेंट के अंदर, मेरे चार्टर के अंदर लिखा हुआ था, चार्टर के अंदर लिखा हुआ था कि आपने अ, जो प्री क्वालिफाइड ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड या सिक्योरिटी क्लियर्ड वेंडर्स हैं,
जितने भी मटेरियल या प्रोक्योरमेंट करनी है इन्हीं से करनी है। यहाँ पे हम जब प्लान प्रोक्योरमेंट करते हैं तो प्लान प्रोक्योरमेंट के अंदर बेसिकली, अब मैं आगे प्लानिंग में चला गया, और प्लान प्रोक्योरमेंट के अंदर हमने कहा कि ठीक है जी, इन्हीं स्टेक होल्डर से हम, या सॉरी इन्हीं लोगों से हम अपना मटेरियल प्रोक्योर करेंगे। अच्छा, अब प्लान फाइनल हो गया और एग्जीक्यूशन में चले गए। जब आप एग्जीक्यूशन में गए तो आपको पता चला वहां जाके, जब आप प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व हुए या प्रोक्योरमेंट करने लगे, तो वहां पे जाके आपको पता चला कि जी, ये जो स्टेक होल्डर हैं, या सॉरी ये जो वेंडर्स की लिस्ट है, इनसे जब मैंने कांटेक्ट किया या इनसे चीजें मंगाने, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो इस चीज में डील ही नहीं करते, या आजकल हमारे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है। अब इस केस में मुझे वापस आना पड़ेगा, मतलब मुझे कोई और से चीजें प्रोक्योर करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं कहीं और से चीजें प्रोक्योर करूंगा, तो दो ही तरीके हैं। एक ये कि मैं या तो इस चार्टर के अंदर ये वाली क्लॉज खत्म करा दूं कि आपने लाजमी उन्हीं लोगों से चीजें खरीदनी है जिन लोगों से आप ये जो हमारे पास अप्रूव्ड लिस्ट है, या फिर मैं उस अप्रूव्ड लिस्ट में किसी और का भी इजाफा करवाऊं। दोनों सूरतों में अब ये प्रोजेक्ट, मतलब इनिशिएटिंग के अंदर ये चीज चेंज आएगी। ये जो प्री अप्रूवल लिस्ट यहाँ पे है या चार्टर के अंदर चेंज है, तो वो बेसिकली मेरे पास एक चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम खुद से नहीं कर सकते कि बाई से नहीं मिला तो हम करते हैं, क्योंकि ये चार्टर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बताई है उसके अगेंस्ट। फिर अपडेट्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ऑब्वियसली आप इसकी वजह से, जैसे मैंने कहा, आपका प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान चेंज हो रहा है, और जैसे प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान चेंज होगा तो दैट इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एज वेल। और ऑब्वियसली बहुत सारी कॉस्ट बेसलाइंस वगैरह भी चेंज हो सकती है इसकी वजह से। अपडेट्स टू प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, अजम्पशन लॉग, इशू लॉग, रिस्क रजिस्टर। अगेन ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी, दैट कैन बी फिट इनटू assumption log and issue log and risk register as well. अच्छा, अब मैं आता हूँ स्टेक होल्डर रजिस्टर पे। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर के अंदर करते क्या है, हम हर स्टेक होल्डर का बाय नेम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और तो ये मेरे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे पास आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होती है एक स्टेक होल्डर रजिस्टर में। दूसरा है असेसमेंट इंफॉर्मेशन। मीन्स अब मैं इन स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ चीजें असेस करता हूँ, जो हमने पढ़ा है अभी, मेजर रिक्वायरमेंट्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके वो जो इन्फ्लुएंस करने की है, या किस फेज में प्रोजेक्ट के ऊपर वो चाहिए होंगे, उनकी पावर है, वगैरह वगैरह। और जो सारी चीजें पढ़ी हैं, स्टेक होल्डर का एनालिसिस करके हम उनकी ये सारे पॉइंट्स असेस करेंगे, और फिर हम उनकी क्लासिफिकेशन करें। वो जो आपने मैपिंग की टेक्निक्स पढ़ी है, उनको इंटरनल एक्सटर्नल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, या वो जो भी हमने इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, साइडवर्ड, वो चीजें पढ़ी, और अकॉर्डिंगली हम उनको क्लासिफाई कर लेंगे। सॉरी। इस क्लासिफिकेशन का फायदा हमें अगले प्रोसेस में होगा, और जब हम स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट को प्लान करेंगे, उस वक्त हमारे पास क्लासिफिकेशन हो चुकी होगी, और हम ये कहेंगे कि यार इस टाइप के या इन स्टेक होल्डर्स को इस तरह हमने एंगेज करना है। ठीक है, ये एक और आपके सामने स्टेक होल्डर की, सॉरी, एक पैटर्न कह लें या एक एग्जांपल है उसका फॉर्मेट। यहाँ पे आप देखिए, आईडी है, नेम है, टाइटल, सॉरी, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, मेजर रिक्वायरमेंट्स, मेन एक्सपेक्टेशंस, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर असेसमेंट डाटा रिजल्ट्स, मतलब इन्फ्लुएंस 1 to 5 में आप कितना ग्रेड करते हैं, पावर कितना करते हैं, और वो कितना, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसको क्लासिफाई करते हैं। जब ये क्लासिफिकेशन हो जाती है, तो अगले प्रोसेस, जो कि अगला प्रोसेस है, हम स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट का प्लान बनाना, हम उनको वहां पर डील कर देंगे। ठीक है जी। ये जो स्टेक होल्डर रजिस्टर है, डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर एज एन इनपुट भी जाता है, और ये स्टेक होल्डर का जो पिछला फॉर्मेट है कि उसके अंदर कितनी टाइप की इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपको बताई भी है। जब क्लैक रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं वहां पे भी बताई हुई है, स्टेक होल्डर की, सॉरी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी बताई हुई है, और भी कुछ प्रोसेसेस है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो उसके अंदर भी इसका इनपुट जाता है। अच्छा, फिर चेंज रिक्वेस्ट के बारे में मैं आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम दो तीन चीजें जो स्टेक होल्डर से रिलेटेड चेंज कर सकते हैं। मसलन स्टेक होल्डर की जो अप्रोच हमने एंगेजमेंट की फाइनल की है, वो चेंज हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, ये तीनों चारों प्लान जो है उनके अंदर चेंजेस आ सकती है। इवन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंदर भी आ सकती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अच्छा, फिर अजम्पशन लॉग, इशू लॉग, रिस्क रजिस्टर, हर प्रोसेस के अंदर
आपको मैंने बताया हुआ है कि इट वुड बी देयर, इट वुड ऑलवेज बी देयर। इशू लॉग जहाँ पे भी ह्यूमन एलिमेंट या डीलिंग इन्वॉल्व होगी, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं या जहाँ पे काम हो रहा है, ये दो बातें आपने याद रखनी है, जहाँ पे काम हो रहा है या जहाँ पे डीलिंग हो रही है लोगों के दरमियान, वहाँ पे इश्यूज आएंगे। टीम मेंबर्स के आ सकते हैं, काम के आ सकते हैं, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड आ सकते हैं, बट इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है मेरे पास प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ये मेरा ख्याल है कि हम इसको कल ही कर लेते हैं, बस मेरा ख्याल है कल ही करते हैं इस प्रोसेस से। और कल हम इंशाल्लाह स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, कल से मुराद सॉरी मंडे है, ठीक है, हम अपना स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का प्रोसेस इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे मंडे को, और फिर ट्यूसडे को हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, और ट्यूसडे एंड वेंसडे को ही कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह अगला हम इंटीग्रेशन भी शुरू कर देंगे। सो अब थोड़ा सा आप गियर अप कर लें, कोशिश ये करें कि जैसे ही हमारे लेक्चर्स खत्म हो आप भी अब जो पीछे आप पढ़ रहे हैं वो सारे का सारा गैप कवर हो चुका। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार यू मे आस्क मी, अभी भी या बाद में भी जी। So shall we conclude? जी सर। Okay, take care. Allah ओके, Hafiz on Monday. अल्लाह हाफिज।